नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और जैसा कि आप जानते हैं हम अपने कार्यक्रम में अक्सर आपकी मुलाकात कराते हैं देश के प्रतिष्ठित राजनेताओं से, वरिष्ठ अफसरों से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीएल पुनिया, जो कि न सिर्फ देश की ब्यूरोक्रेसी में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और राजनीति में भी उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय राजनीति में आपने कम समय में एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। देखिए, मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। पहले पंजाब होता था, फिर बाद में हरियाणा बना। और रोहतक ज़िले में एक गांव है जो उस हिसाब से बड़ा विकसित गांव था। वहाँ पर पुलिस स्टेशन, अस्पताल, वेटरनरी हॉस्पिटल, टेलीफोन एक्सचेंज, ये सब उस गांव में होता था। और चारों तरफ से सड़क से भी कनेक्टेड गांव था। और थाना तो बहुत पुराना रहा। और गांव में ही 8वीं क्लास तक का स्कूल है। और 10वीं क्लास तक के लिए पढ़ने के लिए 3 मील दूर लडैन, उसमें वो गांव का नाम सालावास है, जिसमें वैसे भी काफ़ी तरक्की की। हमारे गांव के ही लेफ्टिनेंट जनरल तक हुए बालियान जी। और हम अपने परिवार में, मेरे बड़े भाई, कजिन ब्रदर, वो आईएएस में, आईपीएस में आए, फिर आईएएस में आए, फिर मैं आईएएस में आया। मेरे से छोटे जो क्लास 1 सेंट्रल सर्विसेज, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, उसमें भी आए। और हमारे एल्डर ब्रदर जो कि आईएएस में थे, हरियाणा काडर में ही थे, तो वो पॉलिटिक्स में भी आए। मिनिस्टर रहे, देवीलाल जी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे। तो उस हिसाब से गांव ज़रूर था, लेकिन गांव के हिसाब से जो विकसित जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो काफ़ी अच्छी तरह से था। और बाकी तो इतिहास है कि एमए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एमए करने के बाद आईएएस का एग्ज़ाम दिया। आईएएस का 1970 में एग्ज़ाम दिया। 1971 मैंने ज्वाइन किया और काडर अलॉटमेंट में उत्तर प्रदेश मुझे आवंटित हुआ। और तब से 71 से उत्तर प्रदेश में आया, तो उत्तर प्रदेश का ही होके रह गया। उत्तर प्रदेश में ही मेरी शादी हुई। जो बच्चे हैं उनकी शादी भी उत्तर प्रदेश में ही हुई। तो और यहीं एकमात्र मकान लखनऊ में और एक बाराबंकी में। उसके अलावा जो हमारा पैतृक स्थान है गांव, उसमें भी मेरे नाम से कुछ नहीं है। बाकी परिवार के बाकी लोग हैं, अपना करते हैं। तो ये सब आपने जिस तरह से बताया, और जो हमें जानकारी है कि आपके फादर भी फ़ौज में थे, आर्मी में थे, और आपका परिवार बड़ा अनुशासित रहा शुरू से ही। जिस तरह से सभी भाई आपके प्रतिष्ठित सेवाओं में गए, ऑल इंडिया सर्विसेज में गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेवा में गए, एक भाई आपके राजनीति में भी आए। और आप स्वयं भी जो आपके जीवन की जितनी जानकारी हमारे पास है, अगर एक दृष्टि हम डालते हैं आपके जीवन पर, तो शुरू से ये देखने को मिलता है कि आप स्वयं बड़े वेल डिसिप्लिन रहे और आपका सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त रहा। सरकार में अलग अलग कई मुख्यमंत्रियों के साथ आप प्रमुख सचिव के तौर पर आपने काम किया और लगभग सभी मुख्यमंत्री आपसे संतुष्ट रहते थे, आपको पसंद करते थे। हाँ, मेरे पिताजी आर्मी में रहे और इसी तरह से परिवार के हमारे चाचा भी आर्मी में रहे। तो एक बहुत एक वातावरण था जो आर्मी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से सुबह उठ के और मॉर्निंग वॉक, रन के लिए जाना, फिर जल्दी से तैयार होके और हर रोज़ स्कूल जाना नियमित रूप से। और बाकी भी जैसे कि एक डिसिप्लिन लाइफ होती है उसी तरह से जिए। एमए करने के दौरान, एमए करते समय
क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी थी तो कुछ एक साधारण एक नौकरी भी की और इवनिंग क्लासेस से एमए किया। इवनिंग क्लासेस से एमए करने के बाद फिर आईएएस में का एग्ज़ाम दे के आईएएस में बैठे और किया। और पढ़ाई के समय भी नियमित रूप से नोट्स बना के वो रखना। और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, क्योंकि परिवार से दूर रह के पढ़ाई की और अकेले रह के अपने जो छोटे भाई हैं उनके साथ में रह के और फिर डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना और तो उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और ये भी आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में आने के बाद मुझे इस बात का संतोष है कि अच्छी से अच्छी जगह पर मेरी तैनाती रही। 5 जिलों में जिलाधिकारी रहा और अलीगढ़ में 1982 से 1985 3 साल तक मैं वहाँ जिलाधिकारी रहा। और मेरे जाने वहाँ पोस्टिंग से पहले काफ़ी हालात लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब होती थी। लगभग हर हफ्ते कर्फ्यू वहाँ पर लगता था। तो उस स्थिति को सामान्य करने के लिए 3 साल का कार्यकाल मेरे लिए एक बहुत ही एक संतोष का कार्यकाल था और उसको मैं सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। और बाद में तो लखनऊ में तैनाती होने के बाद जो सामान्य विभागों में सचिव प्रमुख सचिव होते ही हैं, उसके अलावा मुलायम सिंह यादव जी के साथ में उनका एक टर्म जो 93 से 95 तक वो उनके प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा। और मायावती जी के साथ में जब वो 95 में चीफ मिनिस्टर बनी तो मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा। 97 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा। और 2002 में जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था। और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की हैसियत से बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो सरकार का या चीफ मिनिस्टर का क्या एजेंडा है, उस एजेंडे को परसू करना और इस तरह से परसू करना कि सरकार की इमेज बिल्डिंग हो और लोगों में संतोष हो, किसी तरह का संतोष की बात ना हो। और जो कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए एक विभाग से दूसरे विभाग में, वो भी एक जिम्मेवारी के रूप में रहती है। और जो प्रायोरिटी के जो विभाग प्रायोरिटी के प्रोग्राम सरकार के या मुख्यमंत्री के, उनका विशेष रूप से देखना, तो ये लोग बाग भी बताते हैं कि जो उस समय का कार्यकाल था वो एक अच्छे कार्यकाल में से माना जाता है। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है तो प्रशासनिक दृष्टि से जो प्रबंधन होता है, उसका समावेश होता है, समन्वय होता है, वो वहाँ पर था। बाकी मुख्यमंत्री क्या करते थे, क्या राजनीति करते थे, उससे मैंने कभी अपना वास्ता नहीं रखा। लेकिन जो प्रशासनिक दृष्टि से करना चाहिए उसमें पूरी तरह से निष्ठा के साथ में काम किया। अच्छा, आपने बहुत रोचक बात बताई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों के बारे में कहा जाता है कि विपरीत लगभग स्वभाव रहा और दोनों के साथ बतौर प्रमुख सचिव कार्य करना, दोनों को अपने कार्य से प्रभावित करना, संतुष्ट करना, तो ये निश्चित तौर पर आपकी अपनी उपलब्धि और आपकी जो कार्यकुशलता है वो इससे प्रकट होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आने के बाद एक विषय रह गया, आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी, माता पिता की, चूँकि गांव में पले बढ़े आप, लेकिन जिस तरह की उपलब्धि आपने हासिल की, आपके भाइयों ने भी उपलब्धि हासिल की, तो जब आपका रिज़ल्ट आईएएस में जब आप सेलेक्ट हुए और जब सूचना गांव में गई, घर में गई, तो किस तरह की प्रतिक्रिया थी, खासतौर पे माता पिता की क्या उस समय फीलिंग्स थी? देखिए, जहाँ पहले ये बता दें कि मुलायम सिंह यादव जी के साथ में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा और मायावती जी के साथ भी 3 बार उनके कार्यकाल में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा। और दोनों एक दूसरे के विरोधी
थे, उसके बावजूद ये संभव किस तरह से हुआ, ये सवाल अनेक बार लोग हम मुझसे पूछते हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना था, जैसे मैं पहले भी कहा, कि प्रशासनिक दृष्टि से जो प्रबंधन है वो मेरी जिम्मेवारी थी। जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, मुख्यमंत्री क्या राजनीति करते थे, क्या उनके प्रायोरिटीज़ राजनीतिक प्रायोरिटी थी, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये संभव तभी हो पाया जब अधिकारी रहते हुए राजनीति से अलग रह के प्रशासनिक कार्यों तक ही अपना रुचि और अपना कार्यक्षेत्र सीमित रखे, तो मैं समझता हूँ कि कभी समस्या नहीं होती। और जिलों में भी रहा मैं, अलग जिलों में, तो उन जिलों से भी बात किया जा सकता है उस समय के लोगों से, कि कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि ये विपक्ष का व्यक्ति है, ये सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, जिसका सही हुआ तो वो विपक्ष का है तो उसका भी काम हुआ, और अगर सही नहीं है तो वो सत्ता पक्ष का भले ही हो, उसका काम कभी नहीं हो सकता था। ये एक प्रतिष्ठा और एक सामान्य बात एक स्थापित थी सब जगह। और जब लखनऊ मुख्यालय में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की हैसियत से काम किया, उसमें भी ये बात अपने आप में रही और इसी कारण रहा। और जहाँ तक आपने पुरानी बात कही कि कैसे जब नतीजे आए, आईएएस में सिलेक्शन हुआ, तो लोगों क्या प्रतिक्रिया थी, तो मेरे माता पिता तो जानते थे कि किसकी तैयारी कर रहा हूँ और क्या है, लेकिन बाकी सामान्य लोगों को गांव में वो जानकारी नहीं होती। वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहते हैं। तो लोगों ने को यही बताया जाता था कि डीसी का इम्तिहान पास कर लिया है, अब डीसी में तैनाती होगी। डीसी बहुत बड़ी बात होती है, एक ज़िले का एक प्रमुख अधिकारी जो कि सीएम के बाद सबसे ज़्यादा अगर का अधिकार होते हैं तो डीएम के पास होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास होते हैं। और इसीलिए सामान्यतः कहा जाता है पीएम, सीएम और डीएम। एक देश के स्तर पर प्रधानमंत्री और प्रदेश के स्तर पर मुख्यमंत्री और जिले के स्तर पर जिलाधिकारी। ये सामान्यतः बात कही जाती है और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तीनों लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, वो इन तीनों के पास में रहता है। और उस हिसाब से लोगों में कुछ जानकारी तो वैसे भी थी, क्योंकि मेरे जो कजिन ब्रदर पहले मेरे से 7 साल पहले आईएएस में आ चुके थे, आईपीएस रहे पहले और फिर आईएएस में आ गए थे। तो लोगों को जानते थे कि बड़े भाई जिस तरह के बने हैं उसी तरह के ये भी बन गए हैं। तो कुछ जानकारी थी, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये अच्छा लड़का है, सबका मान सम्मान करता है, समय से उठना बैठना पढ़ना लिखना खेलना वो सब नियमित रूप से करते हैं। तो वो अगर सेलेक्ट हुआ है तो अच्छी बात है, लोग बाग का ये मानना था। पुनिया साहब, बहुत रोचक रही आपकी जीवन यात्रा, और ये भी कहा जा सकता है कि माता पिता ने जिस तरह के संस्कार दिए आपके परिवार में, और आपके कई वर्ष पहले आपके बड़े भाई आईएएस में सेलेक्ट हुए, तो ये हम कह सकते हैं कि आपके परिवार का अपना एक गौरवशाली अतीत रहा। सब लोगों ने कठिन परिश्रम किया और नियम संयम से अपनी सफलता जो भी निर्धारित की, मन में जो लक्ष्य निर्धारित किए, उन्हें प्राप्त किया। आप जब प्रशासनिक सेवाओं में आए, जैसा कि आपने बताया, कई जनपदों में जिलाधिकारी रहने का सौभाग्य मिला, कमिश्नर रहे, प्रमुख सचिव रहे, शासन में काम किया विभिन्न पदों पे। सेवा काल के दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा विषय आपके सामने आया हो जिसमें आपने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए कोई निर्णय लिया, उस पर कायम रहे, और उसका संतोष आपको अभी भी मन में आता हो अपने, कि हाँ, ये मेरे सेवा काल में एक जटिल परिस्थितियाँ थीं, लेकिन वहाँ पर ठोस निर्णय लिया, कायम रहे, मुश्किलें सही, लेकिन लोगों को बड़ा न्याय मिला, या कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया? देखिए, अलीगढ़ के जिलाधिकारी के रहते हुए 1982 से 1985 तक
और 1984 में इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ और उसी समय दिल्ली में खास तौर से और बाकी पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश तो क्योंकि बगल का प्रदेश था तो वहाँ पर इसका प्रभाव हुआ और जो सिख समुदाय के व्यक्ति दुकानों पर वो हमला किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी। हमने बहुत कठोरता के साथ इसमें कार्रवाई की और एक विधायक थे वहाँ और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ और जगह जगह पर लाशें बिछी हुई थी और मैं उनको ऊपर लांग के आया हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ न कुछ होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि आप ये नहीं समझ रहे कि किसके सामने बात कर रहे हैं। मैं जिलाधिकारी हूँ और मेरी जिम्मेवारी है सबकी रक्षा सुरक्षा प्रदान करना और आप जैसे व्यक्ति अगर उसको भड़काने का काम करेंगे, उसको बिगाड़ने का काम करेंगे तो आपकी जगह जेल होगी। आप भले ही सम्मानित विधायक हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन आपकी जगह जेल होगी। कृपया करके इस तरह की बात दोबारा दोहराने का कष्ट ना करें। और हमने वहाँ कोशिश करते थे कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक व्यक्ति पीछे बैठा है, उन्होंने एक कपड़े में पेट्रोल डाला और दुकान के नीचे से, शटर के नीचे से उसको धीरे से सरका के और उसमें आग लगा देते। तो इस तरह से कुछ घटना करने की कोशिश की, लेकिन हमने जितने भी फायर ब्रिगेड थे उन सब फायर ब्रिगेड को सब जगह स्टेशन कर दिया अलग अलग, उनको वायरलेस सेट दे दिया और जब भी कोई सूचना हो तो नियरेस्ट व्यक्ति वहाँ गाड़ी वहाँ पर फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच जाती थी। तो यही बात हुई कि एक भी कहीं कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई, ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं हुई और उसी की बदौलत है कि जब स्थिति सामान्य हुई, पूरे देश भर में सामान्य हुई, तो हमें विशेष रूप से मुझे और एसएसपी उनको विशेष रूप से बुला के और हमको सरोपा भेंट गुरुद्वारे में सरोपा भेंट किया गया। तो ये जो ऐसे मौके पर कुछ लोग बहक भी जाते हैं, लेकिन अपना जो दायित्व है उसका सही ढंग से निर्वहन करना, उसको समझना और उसके हिसाब से अडिग रहना, ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया। निश्चित तौर पर सिख दंगों की जो जानकारी मिलती है, जो रिपोर्ट्स आती है सामने, आज भी कई बार ऐसे विषय आते हैं तो पता चलता है कि दंगाइयों के आगे कई जनपदों में प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए थे। कई जिलाधिकारियों ने, कई एसएसपीज़ ने भीड़ के दबाव में या स्थानीय नेताओं के दबाव में कठोर कार्रवाई नहीं की थी, जिसकी वजह से व्यापक जनहानि हुई थी। और निसंदेह वो परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि देश की जो बहुसंख्यक जनता थी, चूँकि इंदिरा जी इतनी लोकप्रिय थी कि उनकी हत्या के बाद बहुत से लोग भावुक हो गए, बहुत से लोग गलत कार्य करने लगे, अपराध करने लगे और अपने ही देशवासियों का नुकसान किया लोगों ने। तो आपने निश्चित तौर पर एक बड़ा स्टैंड वहाँ पर लिया और उस तूफ़ान को आपने रोका, जिसकी वजह से अलीगढ़ में कम से कम विनाश नहीं हो पाया। पुनिया साहब, ये कहा जाता है कि जैसा कि आपने स्वयं बताया कि मायावती जी के 3 टर्म में आप उनके प्रमुख सचिव रहे और मुलायम सिंह के 1 टर्म में आप उनके प्रमुख सचिव रहे, लेकिन जब आप प्रशासनिक सेवाओं के दायित्व से मुक्त हुए तो आपने जो अपना नया मुकाम चुना, जो आपने सियासी रास्ता पकड़ा, वो आपने कांग्रेस का पकड़ा, जबकि ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि आप मायावती जी के बहुत निकट हैं और बीएसपी आपका सियासी मुकाम हो सकती है। देखिए, ये सवाल मुझसे पहले भी कई बार पूछा गया कि आप मुलायम सिंह जी के साथ में रहे, मायावती जी के साथ में रहे, और जब राजनीतिक दृष्टि से किसी पार्टी से जुड़ना हुआ तो आप कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़े? तो मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं जब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के साथ में हुआ या मायावती जी के साथ में 3 बार रहा, तो वो मेरी तैनाती थी। जो प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में वो मैं
वो काम किया। और ये सबको मालूम है कि मैं वहाँ रहते हुए राजनीति से के इतने नज़दीक होते हुए भी राजनीति से दूर रह के हमने काम किया और अपना कार्य क्षेत्र केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स तक ही सीमित रखा और उसको बहुत शानदार तरीके से किया। और इसलिए जब पार्टी ज्वाइन करने का जब निर्णय हुआ रिटायरमेंट के बाद, तो स्वाभाविक रूप से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। और वो इसलिए भी कि कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है, देश को आज़ाद कराया और आज़ादी के बाद नेहरू जी के नेतृत्व में जो देश का सर्वांगीण विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में, जो कृषि के क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, जो बड़े बड़े उद्योग PSUs के माध्यम से, तो देश को एक पक्की नींव स्थापित की उसके लिए। तो स्वाभाविक रूप से मैं हमेशा कांग्रेस नेतृत्व, नेहरू जी से गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, उनसे प्रभावित होकर और उनकी नीतियों में आस्था हमेशा रखी और उसमें ज्वाइन किया। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी उसमें सम्मिलित हैं, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह संकुचित रहता है और वन मैन पार्टी होते हैं। तो उस हिसाब से स्वयं की कोई अहमियत और हैसियत नहीं होती। आपकी अहमियत और हैसियत उतने तक ही सीमित रहती है जितना कि उस पार्टी के बॉस समझते हों। आपकी व्यक्तिगत कुछ उसमें नहीं रहता। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मुलायम सिंह जी ने तो मुझसे शिकायत की कि आप तो ऑल इंडिया पार्टी समझ के चले गए, मैं आपको वहाँ से लोकसभा सदस्य बनवा देता, उधर से बनवा देता। ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे शिकायत की। और लोग बाग समझते रहे कि मायावती के साथ तो BSP में मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि 3 बार उनका प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रहा हूँ। लेकिन ये सब अंदाज था और उसके पीछे कोई बुनियाद नहीं थी, कोई बेसिस नहीं था। और कांग्रेस पार्टी में मैंने स्वाभाविक रूप से ज्वाइन की और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर, कांग्रेस पार्टी में आकर मैंने बहुत अच्छा किया। और मेरी स्वयं की एक अभिरुचि के अनुसार, स्वयं विकास के लिए जो रास्ता मैंने चुना, वो सही रास्ता चुना। पुनिया साहब, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और एक बड़ा इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है और देश के नवनिर्माण की जिम्मेदारी भी कांग्रेस ने ही निभाई स्वतंत्रता के बाद। लेकिन इधर कुछ वर्षों से कांग्रेस का एक पराभव दिखने को मिल रहा है। कांग्रेस की जो लोकप्रियता थी, कांग्रेस की जो जन स्वीकार्यता थी, उसमें कमी आई है। कांग्रेस कुछ राज्यों में सिमट गई है। वो कांग्रेस जो एक समय पूरे देश में जिसकी बड़ी प्रचंड लोकप्रियता होती थी और भारत का पर्याय बन गई थी कांग्रेस, ये भी कहा जाता है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता के पूर्व काल से ही कांग्रेस सक्रिय रही देश के लिए और किसी दल का कोई वजूद नहीं होता था। लेकिन आज कांग्रेस बड़ी कमज़ोर स्थिति में आ गई है। आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर कमियां रहीं उस राजनीतिक दल की कार्यशैली में जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दल ने भारत का नवनिर्माण किया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां यथावत हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है? वो सभी वर्ग को एक साथ लेके चलते हैं, सभी जाति और धर्म को एक साथ लेके चलते हैं और सबका विकास चाहते हैं। वो किसी को से भेदभाव करके, डिस्क्रिमिनेट करके किसी को आगे बढ़ाएं और दूसरे को पीछे कर दें, ये कांग्रेस पार्टी से नहीं होता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव कुछ राज्यों में कम हुआ, उसका कारण कांग्रेस नहीं है, उसका कारण राजनीति में गिरावट है। और उस राजनीतिक गिरावट जो क्षेत्रीय दल बना के और जाति विशेष का दल बना लिया, उसके साथ कुछ थोड़े बहुत दूसरे आ गए और अपना रोटी सेकना शुरू कर दिया। और इसी तरह से धर्म के आधार पर भी कुछ राजनीतिक दल बनने लगे। फिर क्षेत्रवाद, जो रीजनलिज्म, कास्टिज्म,
कम्युनलिज्म, उसके ऊपर आधारित जब संगठन बनने लगे तो जाहिर है कि वो अच्छा लगता है। किसी जाति विशेष की वो राजनीतिक दल बात कर रहा है तो जाति विशेष अपनात्व महसूस करता है। किसी धर्म के साथ आधार पर हो तो वो धर्म से जुड़ने वाले लोग वो उससे अच्छा मानते हैं करता है। और जब रीजनलिज्म के आधार पर कोई क्षेत्रीय मुद्दा ऐसा हो तो उस राजनीतिक दल को उसमें अपनापन मानते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, कांग्रेस पार्टी ने इन फैक्टर्स को कास्टिज्म, रिलीजन बेस्ड कम्युनलिज्म या रीजनलिज्म, उसको एक किरे से दरकिनार किया है और आज भी पुरानी नीतियों पे चल रहे हैं। तो ये टेम्परेरी फेज है। धीरे धीरे ये जो नया उभार आया है राजनीति में अलग तरीके से, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, देखिए जो पंजाब में कोई कमज़ोर नहीं है, हरियाणा में कमज़ोर नहीं है, राजस्थान में कमज़ोर नहीं है, मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाते हैं, कोई वो कमज़ोर नहीं है, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, बिहार और उत्तर प्रदेश की अपनी परिस्थितियां हैं जिसको कहा जाए कि वहाँ पर कमज़ोर धीरे धीरे होती जाती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे जो रीजनलिज्म है वो कम होगा, अवश्य कम होगा। और जो दूसरा, कांग्रेस पार्टी एक मास बेस्ड पॉलिटिक्स करती रही है कि उनके जो चमत्कारिक नेतृत्व के गए और भाषण दिया, नारा दिया और लोग प्रभावित होकर उन्होंने वोट दिया। लेकिन काडर बेस्ड पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे जो बाकी लोगों के ऐसे जो काडर स्थापित करना अपना बूथ लेवल पर और उसके बाद न्याय पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, प्रदेश स्तर पर संगठन की मजबूती की तरफ बहुत ध्यान दिया। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी जी इंचार्ज बनी है, AICC इंचार्ज बनी है, तब से इस बात पर बड़ा फोकस है। और जो आम आदमी की समस्याएं हैं, लैंड ऑर्डर है, कहीं जाति होती है, किसी राज्य सरकार और पुलिस किसी के साथ जाति करती है, उनको गलत तरीके से गिरफ्तार करते हैं, गलत तरीके इनकाउंटर करते हैं, तो उन मामलों में तत्काल संज्ञान लेके खुद पहुंच जाना या किसी को भेजना, सीनियर लीडर्स को भेजना, ये भी हमारी प्रभारी जी हमेशा करती हैं। तो उस हिसाब से लोगों में अपना आकर्षण बढ़ा है और लगाव बढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा तो उसमें परिणाम बहुत डिफरेंट होंगे। पुनिया साहब, आपने एक बात अभी कही कि और दलों में बॉसिज्म है और इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, क्षेत्रवाद और जातिवाद, ये सारे वहाँ पर विकृतियाँ हैं जिन्हें हम राजनीतिक विकृतियाँ भी कहते हैं। कांग्रेस के बारे में एक लंबा आरोप रहता है और काफ़ी समय से सभी लगभग दल ये कहते हैं कि साहब वहाँ पे परिवारवाद हावी है और लीड करेगा कोई नेहरू गांधी फैमिली का ही लीड करेगा, नेतृत्व जो है वो उनका ही कब्जा रहेगा। और वहाँ भी एक बॉसिज्म वाली फीलिंग है। और जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ा, तमाम लीडर्स ने, इधर आप देखिए कि तमाम ऐसे लोग जो पीढ़ियों से कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। और वो लोग जो कभी मील का पत्थर कांग्रेस में कहा जाता था कि साहब बड़े कांग्रेस के लॉयल हैं, बड़े मजबूत जनाधार वाले लोग हैं, इन लोगों ने बाहर आने के बाद ये बातें कही कि वहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अपनी बात कह नहीं सकते हैं और एक परिवार का कब्जा है। तो देश में ये भी कहा जा सकता है कि भारत को राजनीति जो है भारत को कांग्रेस ने सिखाई। तो कांग्रेस जो भारत की रग रग में रची बसी पार्टी थी, आज एक ही परिवार के नेतृत्व के लिए विवश क्यों है? वहाँ पर युवा क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? यूपी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? कोई महाराष्ट्र से क्यों नहीं हो रहा? ये एक विषय है। कार्यकर्ताओं के मन में भी ये विषय आपको नहीं लगता कि उठते होंगे? देखिए, परिवारवाद कांग्रेस में नहीं है और ये हमारा सौभाग्य है, कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार हमसे जुड़ा है, हमारा हिस्सा है। दूसरे राजनीतिक दलों में अगर इस तरह के परिवार नहीं है तो इसमें कांग्रेस को कोई दोष नहीं दिया जा सकता कि क्यों, क्या नहीं।
भाई आप सोनिया गांधी जी निरंतर अपना चुनाव जीतती हैं, राहुल गांधी जी निरंतर अपना चुनाव जीतते हैं, 4-4 बार, सोनिया जी और ज़्यादा, और लोग बाग मानते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन एक स्वर से लोग कहेंगे कि हमको नेहरू गांधी परिवार चाहिए। अगर लोग चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी जनता का है, कोई कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी नहीं निर्धारित कर सकती कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। हमारा नेतृत्व, पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन नेतृत्व हो। तो हम चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार नेतृत्व करे, और वो जनाधार के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार से संबंध रखते हैं और नेतृत्व प्राप्त कर लिया। प्रियंका गांधी जी कोई वैसे नहीं, राजनीति में निरंतर सालों साल से, पहले रायबरेली अमेठी और पूरे उत्तर प्रदेश भर को देखते हैं। तो लोग बाग चाहते हैं, लोग बाग कहते हैं कि हमको चाहिए, उनका नेतृत्व चाहिए, तो किसको क्या परेशानी हो सकती है, मैं नहीं समझता हूँ। और युवाओं की बात करते हैं, क्या प्रियंका जी युवा नहीं है? क्या राहुल गांधी जी हर युवा अपनी छवि उनमें नहीं देखता या अपने आप को उनके जुड़ा हुआ नहीं महसूस करता युवा? तो जो बातें अनावश्यक रूप से मुद्दे बना के उठाने का काम करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी करती है, जिन्हें इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज़ादी की लड़ाई में सेक्रीफाइस जिसने की हो। और नेहरू जी 9 बार जेल में गए, 10 साल से ज़्यादा तक जेल में गए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जुड़ा हुआ कौन व्यक्ति है जो हमको बताएं कि जो जेल गया हो, देश की खातिर कुर्बानी दी हो, कष्ट सहे हो, कौन है? दो हमारे प्रधानमंत्री पद पर रहे राजीव गांधी जी, और प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा जी वो शहीद हो गए। किस राजनीतिक दल ने, भारतीय जनता पार्टी बता तो दे, वो अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, नेतागिरी करते हैं और चलते बनते हैं। तो इसलिए जो आक्षेप लगाने की बात है, जो प्रवृत्ति है, वो निंदनीय है, इसमें कोई क्षम्य नहीं है जिस तरह से वो किए जाते हैं। और हमें गर्व इस बात का है कि गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। इनके पास कोई नहीं है तो वो सरदार पटेल की प्रतिमा लगा के वो अपना आप को गरिमामय महसूस करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही अपना उन्हीं में अपने आप को समझते हैं कि धन्य समझते हैं। तो उसी राजनीतिक दल को इस तरह से आलोचना करना, उनका आलोचना का शिकार बनाना पूरी तरह से गलत है। पुनिया साहब, पिछले कुछ दशकों में देश की जो राजनीति है, अगर हम यथार्थ की बात करें और बहुत लाग लपेट के या घुमा फिरा के बात ना करें, तो भारत की राजनीति और साथ ही साथ समाज में भी अब एक जो हिंदू मुस्लिम विभाजन है वो स्पष्ट दिखने लगा है, ऐसा लोगों का मानना है। और कांग्रेस, जो आपने खुद कहा कि कांग्रेस अपने मूल्यों से नहीं हटी, और कांग्रेस ने जो इस समय जो सियासत चल रही है, या आप कह लें कि राजनीति में जो शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जल्दी सत्ता पाने के लिए, जल्दी सफल होने के लिए, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, उस पर कांग्रेस ने उसको फॉलो नहीं किया, उसकी कीमत चुकाई, थोड़ा नुकसान भी हुआ। जो ये विभाजन है जो कि देश के लिए नुकसानदायी भी है, क्योंकि देश की जनसंख्या, देश के लोग अगर आपस में समरसता के साथ नहीं रहते हैं तो कोई भी देश विकास और जो उन्नति के लक्ष्य हैं उनको हासिल नहीं कर सकता। इस विभाजन में कांग्रेस की छवि, कांग्रेस के स्वरूप को, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी इसमें सफल रही है? कांग्रेस को उसने प्रो मुस्लिम पार्टी के रूप में पेश किया है और लोगों को काफ़ी हद तक जनसंख्या के एक हिस्से को समझाने में सफल रही है कि कांग्रेस प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है या फिर बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ पॉलिटिक्स करती है। और इस तरह का वो 370 को भी प्रोजेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी, 370 की वजह से शेष भारत के जो गैर मुस्लिम हैं वो
कश्मीर में नहीं रह पाते थे, शेष भारत के लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, कारोबार नहीं कर पाते थे। और अब वो इस तरह से एक प्रोजेक्शन हो रहा है कि साहब कश्मीर को एक नई आज़ादी मिली है, सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं कश्मीर के, और उसका कहीं ना कहीं उनको अलग अलग प्रदेशों में उनको लगता है कि उसका उन्हें लाभ भी मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखिए, काफ़ी विषय इसके आपने अपने सवाल में किए हैं, कोई छूट जाए तो माफ़ करिएगा। और जो हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा करना, इसके लिए किसी से भी पूछ के देखें कि यह सही है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये सही है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, सबको बराबर की निरंतर दृष्टि से, बराबर दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और अगर ये पूछा जाए कि इसको करने के लिए कौन दोषी है, तो सीधे बताएंगे कि आरएसएस और बीजेपी इसके लिए दोषी है, और दूसरी तरफ ओवैसी दोषी है। दोनों मिले जुले काम करते हैं, क्योंकि वो जो भाषा बोलते हैं, ये जो भाषा बोलते हैं, उसका नेट रिजल्ट, नेट इफेक्ट एक ही होता है कि नुकसान, विभाजन करना, उसको डिवाइड करना, सिर्फ वो। और उसको लाभ किसको मिलता है? भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाती है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें ये कोई एंटी हिंदू कहा जाए या प्रो मुस्लिम कहा जाए, कोई ऐसा काम नहीं किया। हम तो सबके लिए बात करते हैं, सबके लिए। और मेरिट के ऊपर जो दोषी है उसको कहेंगे ये दोषी है, सही है उसको कहेंगे कि सही है। वो कहते हैं कि साहब जब कश्मीर में वहाँ हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार हो रहे थे, उन्हें कश्मीर लाखों परिवारों को निकाला गया, मारा गया, अपमानित किया गया, तो कांग्रेस बहुत सशक्त थी लेकिन मौन थी। नहीं, ये तो आरोप है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब भी सरकार रही, उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखा। और उसके लिए तो जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 2 फाड़ कर दिए, बांग्लादेश अलग से स्टेट देश बना दिया, तो वो किसने किया? क्या वो मुसलमानों के पक्ष में? मुसलमान खुश होंगे इसमें? क्या पाकिस्तान को एक सिरे से कमजोर नहीं कर दिया? पूरी तरह कमजोर किया। वो ये कांग्रेस पार्टी ने किया, इंदिरा जी के नेतृत्व में किया। और देश को अगर अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल का योगदान, नेहरू जी का योगदान है, तो इंदिरा जी का योगदान भी इसमें बहुत बड़ा है। को देश को मजबूती के साथ में, यहाँ तक कि सिक्किम तो अलग देश था, अलग देश था, लेकिन किस प्रकार बहुत खूबसूरती के साथ में हिंदुस्तान का हिस्सा सिक्किम को बना लिया। तो ना केवल संगठित रखा देश को, बल्कि देश की सीमाओं का विस्तार किया। लोग बाग कहते हैं कि भूगोल नहीं परिवर्तन, लेकिन उन्होंने भूगोल में परिवर्तन किया। एक देश को जो बिल्कुल हटा के और हिंदुस्तान में शामिल करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। देखिए, ये निसंदेह कांग्रेस का जो योगदान है उसको खारिज नहीं किया जा सकता अगर हम निष्पक्ष भाव से बात करें। और ये कहा जा सकता, मैंने भी थोड़ी देर में पहले एक शब्द प्रयोग किया था कि देश का नवनिर्माण अंग्रेज़ों की गुलामी से, और ब्रिटेन जिसका सूरज कहा जाता है कि कभी डूबता नहीं था, और उनसे हमने देश को मुक्त कराया। और कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने जो बात कही, निश्चित तौर पर इंदिरा जी का एक बड़ा योगदान रहा, और जितने भी युद्ध उनके ज़माने में जो भी युद्ध हुए, भारत ने उसमें न सिर्फ ऐतिहासिक जीत हासिल की, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ये भी एक, और भूगोल बदला, भारत का भूगोल बदला, भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल बदला। इस मुद्दे पर भी कई विचारक जो हैं, जो आपकी विपरीत विचारधारा है, वो कहते हैं कि साहब हमारे फौजियों ने बलिदान दिया, बांग्लादेश बना, लेकिन बांग्लादेश, और कांग्रेस का बड़ा रोल रहा बांग्लादेश बनवाने में, लेकिन बांग्लादेश भी कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया, भारत की तरह सेकुलर नहीं बनाया गया, जबकि भारत सेकुलर था। ऐसा उनके जो लिटरेचर्स हैं, जो विचारक हैं, इन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो रहा है देश में। और कहते हैं कि साहब तिब्बत जो है वो आपकी लापरवाही से तिब्बत चीन के कब्ज़े में चला गया। अभी भारत और चीन का जो विवाद है, इसमें तिब्बत का मसला बहुत उलझा, और तिब्बत के बारे में बड़ी चर्चा हुई कि जब एक बफर स्टेट था, उस समय कांग्रेस की सरकारों ने लापरवाही की, भारत के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और चीन को तिब्बत को हड़पने दिया।
इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कई बार कांग्रेस ने की, जिसकी आज कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। कश्मीर का लगभग 50% हिस्सा पीओके के रूप में पाकिस्तान के कब्जे में बना हुआ है और ये विषय धीरे धीरे नौजवानों के मन में, जो आपने बताया कि तमाम उनके वैचारिक संगठन हैं जो इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक युद्ध चल रहा है, समानांतर एक जंग चल रही है सोशल मीडिया पर कि साहब ये हुआ वो हुआ, एक नैरेटिव देश में इस तरह का बन रहा है। इन नैरेटिव्स का किस तरह से जवाब दे रही है कांग्रेस? देखिए, जो बांग्लादेश की आपने बात कही, तो इंदिरा जी की सरकार और हमारी जो फौज, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि इसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाए। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जनसंख्या एक किसी समुदाय की है विशेष की, वो किस तरह से अपने देश को चलाते हैं इसको हिंदुस्तान नहीं निर्धारित करेगा, या इंदिरा जी वहाँ नहीं परमानेंटली बैठी कि उसको जैसे हिंदुस्तान डेवलप किया उसी तरह से बांग्लादेश भी किया जाए। लेकिन जो उपलब्धि के रूप में ये नहीं किया कि बांग्लादेश किस तरह से चलेगा, बल्कि ये कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उसका एक अलग से देश बन गया, ये हमारी उपलब्धि है। और बाकी तो कहने को बहुत सी बात कही जाती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लिए जाते हैं। और उस समय आज जो नई बातें खड़ी की जाती हैं, और जब अटल जी विपक्ष के नेता थे या प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इन बातों को कभी नहीं उठाया, जो कि आज जो कह रहे हैं अटल जी को एक आदर्श के रूप में भी मानते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातों को पूरी तरह नकारते हैं। इनका ये कहना है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में। लेकिन अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मेरा जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि हर सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत अपना पूरा योगदान रहा है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये एक दृष्टिकोण होता है। लेकिन जो दृष्टिकोण दूषित करना है वातावरण, और उस दूषित वातावरण को जगह जगह फैलाने का काम है, तो वो किसी तरह से अच्छा नहीं कहा जा सकता। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोग बाग इसको समझेंगे। पुनिया साहब, अब जो इस समय जो सियासी परिदृश्य है, और पिछले दिनों आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चुनाव, आप वहाँ पर प्रभारी थे और बड़ा सफल रहा कांग्रेस के लिए। और मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वर्तमान में अगर किसी को कांग्रेस का चाणक्य और कुशल वर्कर दोनों अगर कहा जाए, सिर्फ चाणक्य नहीं, आप चाणक्य भी हैं और कुशल वर्कर भी हैं, आपको फील्ड के भी आप एक्सपर्ट हैं, कहीं भी भेज दिया जाए किसी भी प्रदेश में, तो वहाँ पर कांग्रेस के परफॉर्मेंस में आप कुछ ना कुछ एडिशन जरूर करते हैं। और अब क्या दृश्य देख रहे हैं? यूपी का चुनाव नज़दीक है, एक स्वर उठ रहा है कि साहब आपको कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाए या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसे स्वर भी कांग्रेस में काफ़ी उठ रहे हैं। देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार चल रही है और उस जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाना है। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया, और उन्होंने ये कहा कि इसके लिए आपको कम से कम महीने में 20 दिन रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि 20 दिन नहीं, मैं 25 दिन रहूँगा। तो 25 दिन में वहाँ रहता था, और बाकी के 5 दिन बाराबंकी में, क्योंकि बाराबंकी भी चलता है, और वो कामयाबी हासिल हुई। और मेरा वहाँ पर काम करने के बाद, क्योंकि 15 साल से बनी हुई सरकार, उसको उखाड़ फेंकना, और वो भी 3/4 बहुमत से जीतना सरकार, आज के दिन जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद 90 में से 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय कायम है। एमएलए 90 में से 70 हैं, 3/4। मुझे लगता है कि पूरे देश में शायद इतना बेहतर परिदृश्य, इतना ज़बरदस्त इक्वेशन किसी स्टेट में किसी दल का मुझे लग रहा है इस समय नहीं होगा। किसी का भी नहीं है।
और किसी का रहा भी नहीं इतना। पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा है, असेंबली में इतना कभी नहीं रहा। और वो ऐसा लगता है मुझे कि सभी की शक्ति अलग अलग बंटने के बजाय एक केंद्रित कर दी जाए। सभी जो ग्रुप्स बन जाते हैं वो उसको एक संगठित करके अगर काम किया जाए तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, जो ग्राउंड पे जो ज़मीनी संगठन है उसको मजबूत से संगठित कर दिया जाए तो उससे कामयाबी हासिल की जा सकती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये हम सब लोगों की एक किस्म से मुराद पूरी हुई है कि प्रियंका गांधी जी यहाँ की प्रभारी बनी है। लोगों को बड़ी उम्मीद है और एक आशा की किरण के रूप में वो हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो नतीजे आएंगे, इनकी जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है और जो सब जगह पहुंचती हैं। अभी कोरोना संकट की वजह से कुछ कमी है, नहीं तो वो लगभग रोज़ लोग देखते हैं कि आज यहाँ पर हैं प्रदेश के किसी उसमें और आज वहाँ हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह पहुँच रही हैं। तो ये अपने आप में एक कांग्रेस पार्टी का सौभाग्य है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो नतीजे अच्छे आएंगे। यूपी का चुनाव नज़दीक है और कई प्रदेशों में जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए, बिहार का जो चुनाव हुआ, कहीं एक बार फिर लोगों को ऐसा लगा कि एनडीए, बिहार में एनडीए की वापसी हुई। और आपने अभी ओवैसी की भी चर्चा की थी और बहुत नज़दीक एक समय ऐसा लग रहा था कि बिहार में जो आपका गठबंधन है तेजस्वी यादव के साथ, आप सत्ता के निकट बिल्कुल पहुंच रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि अगर ओवैसी फैक्टर काम ना करता बिहार में, तो जिस तरह से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति देश में है, एक सच्चाई है, और इस्लामिक कट्टरवाद भी राजनीति में आगे बढ़ रहा है। उसका ब्रांड एम्बेसडर कहीं ओवैसी हो जाएं, कहीं कोई और नेता हो जाए, और उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि हिंदू वोट्स जो हैं वो पोलराइज होते हैं किसी पार्टी पक्ष के विशेष में, पार्टी के विशेष के पक्ष में? और आपने तो खैर ये भी कहा कि ओवैसी और बीजेपी ये दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये इक्वेशन अगर इसी तरह बना रहा तो आगे चल के भारतीय राजनीति का परिदृश्य जो है वो कैसा दिखाई पड़ेगा? देखिए, जब बिहार की बात करते हैं, ये सही है कि महागठबंधन जीत के बहुत नज़दीक था और एक दफ़ा लगन लगा था कि ओवैसी के बावजूद, ओवैसी जो सीमांचल एरिया में ख़ास तौर से जहाँ से 5 सीटें वो जीते हैं और कई सीटों पर वो अपने लक्ष्य को पूरा किया। लक्ष्य उनका था कि महागठबंधन को कमज़ोर करो, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। तो वो उन्होंने अपना लक्ष्य काफ़ी हद तक नज़दीक पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद ये लग रहा था कि सरकार महागठबंधन की बननी है, जो आखिर में 10-15 सीटों पर, जिसमें जीत और हार का अंतर केवल 500 और 1000 के आसपास था, उनमें भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा। जो जेडीयू बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके पक्ष में रहा और आरजेडी महागठबंधन के खिलाफ उन्होंने अपना दिया, जिस वजह से बहुत थोड़ा मार्जिन है जो हार जीत का फैसला हुआ। अगर वो सही ढंग से निर्णय किए जाते, निष्पक्ष तरीके से काम होता, तो नतीजे अलग होते और महागठबंधन की सरकार होती। तो ये जो लेसन इससे मिलता है कि ओवैसी हो या कोई और हो, तो कोई हिंदुओं को भड़काने की बात करता हो, कोई मुसलमानों को भड़काने की बात करता हो, लेकिन उसके बावजूद ये क्षमता है इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, कि इनको ऐसी ताकतों को हरा के और वास्तव में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं सही मायने में। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका अपना जो पर्सनल मैनेजमेंट है और जिस तरह से आप अपने समय का प्रबंधन करते हैं, अपने व्यक्तित्व का प्रबंधन करते हैं,
और बीते चुनाव में भी ये हम लोगों ने देखा कि इतनी आयु होते हुए भी आपको रिटायर हुए काफ़ी वर्ष हो गए हैं। आप सुबह अगर आपने निर्णय लिया कि सुबह 5 बजे आपको पदयात्रा करते हुए किसी मोहल्ले में जाना है तो आप चले जाते हैं, चाहे कितनी सर्दी हो। ये हर एक को करना चाहिए था। टाइम मैनेजमेंट और बाकी समय से पहुंचना, जो तय किया है उसको पूरा करना। कभी कभी होता है कि देर हो गई, थक गए, तो वो जो प्रोग्राम लगे थे उसको छोड़ दिया जाए। मैंने ज़िंदगी में ये कभी नहीं किया। अगर कोई भी परिस्थितियां बन जाए, लेकिन वो कार्यक्रम में अवश्य मैं भाग लिया हूँ 100%। और ये आवश्यक भी है और इस बात की चर्चा भी है। शुरू में जब मैं बाराबंकी की राजनीति में अपना शुरुआत की, तो जो टाइम दिया जाता था मैं टाइम पर पहुंचता था। और वहाँ देखते हैं कि अभी तो मीटिंग की तैयारी हो रही है, उसमें कुर्सियाँ मेज़ लगाई जा रही हैं, टेंट गाड़ा जा रहा है। तो लोग कहते थे कि साहब अभी आप हो आइए। मैंने कहा नहीं, मैं बैठूँगा और आपके जो मदद करूँगा कुछ मेज़ कुर्सी लगवाने में और इस तरह से। तो धीरे धीरे वहाँ के लोग भी अब समझ गए कि वो टाइम से आते हैं, तो टाइम से उनका भी टाइम की बचत होती है, मेरे टाइम की बचत होती थी, सबके टाइम की बचत होती है जब टाइम से किया जाए। तो ये ज़रूरी है। और मैंने भी अपने आप से बहुत कुछ सीखा है, खुद प्रैक्टिस करके, और उससे लेसन्स ड्रॉ किए कि इसमें क्या है। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने अपने आप को एक अच्छे प्रबंधन के दौर से मैं गुजरा हूँ। और वह है, ये सही है कि मुझे 75 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी मैं पूरी क्षमता के साथ में पूरे हर तरीके से मैं अपने आप को सक्षम पाता हूँ, मजबूत पाता हूँ। और कभी भी ये महसूस नहीं होती कि उम्र की वजह से मुझे कोई कठिनाई आ रही हो। हाँ, अभी आप कोविड से भी लड़के आ रहे हैं, कोरोना से भी युद्ध लड़ा आपने और विजय हासिल की। सियासत में तो विजय आपने हासिल की ही, और इस बड़ी बीमारी से जिसकी एक दहशत है पूरी दुनिया में, इसको भी पराजित करके और आप यहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू को कायदे से दे रहे हैं। ये सही है। मुझे, मेरी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव हम हुए, हॉस्पिटल में इलाज कराया, हॉस्पिटल से बाहर आ गए, फिर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद भी कहा कि नहीं कुछ दिन और आप अलग रहिए, तो वो भी रहे। और इसमें भी जो जो अपेक्षाएं डॉक्टर की थी इस बीमारी, क्योंकि कोविड-19 का बीमारी खतरनाक है कि नहीं है, लेकिन इसका खौफ बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके बावजूद आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। टहलना वहलना जितना पहले से करते थे उसी तरह से प्रारंभ कर दिया है। और अब महसूस नहीं होता कि कोरोना की लड़ाई को जीत के आए हैं तो उसका कोई प्रभाव शरीर के ऊपर दिखाई देता हो, ऐसा नहीं। पुनिया साहब, हम इस इंटरव्यू को अब समाप्ति की ओर ले जाएंगे एक अंतिम प्रश्न के साथ, कि हर व्यक्ति की एक अपनी महत्वाकांक्षा होती है, कुछ स्वप्न होते हैं जीवन में। जीवन की पहली पारी में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया बतौर IAS ऑफिसर, उसे आपने हासिल किया और मान सम्मान के साथ आपने उस लक्ष्य को पूरा भी किया। बीच में एक विवाद ताज कॉरिडोर का आया था, लेकिन वहाँ भी आपको केंद्रीय जांच एजेंसी ने आपको क्लीन चिट दी, उन्होंने आपके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाए। अब राजनीति में आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, किस पद तक आप जाना चाहते हैं देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए? कौन सी वो सबसे बड़ी कुर्सी है जो कभी मन में आता होगा कि एक बार मौका मिले तो PL पुनिया इस कुर्सी पर बैठ के देश की सेवा कर सकें? देखिए, मैं पहले 1971 में IAS में आया और उत्तर प्रदेश में कार्डर अलॉट हुआ, तो बाहर का, दूसरे प्रदेश का रहने वाला, लेकिन मैं अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा के बदौलत अच्छी से अच्छी पोस्टिंग मुझे मिली। लोगों ने मुझे पसंद किया और मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहने के बावजूद मायावती जी को लगा कि इनसे बेहतर मेरे ऑफिस को मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने रखा। तो मुझे इस बात का संतोष है कि जगह जगह जाते हुए
जो एक अधिकारी के नाते मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया, और उससे आगे अपनी सीमा को लांघने का मैंने प्रयास कभी नहीं किया। और रिटायरमेंट के बाद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उनके संपर्क में आया, और उन्होंने मुझे विधानसभा की चुनाव लड़ाया, फिर लोकसभा के चुनाव में लड़ाया, जीता, फिर दूसरी बार लोकसभा के चुनाव लड़ाया, जिसमें 2014 में जो काफ़ी ज़्यादातर लोग हार गए थे, 80 में से उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को छोड़कर बाकी सब हार गए थे। लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के उन 5-6 लोगों में से एक हूँ जो कि सेकंड नंबर पे थे और जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी। अच्छे वोट मिले थे। और फिर चुनाव हारने के बाद ये बहुत कम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि उसके तत्काल बाद राज्यसभा दिया जाए, बगैर मांगे हुए, बगैर उसके प्रयास किए हुए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जो कि इसका कार्यकाल अभी 25 नवंबर को पूरा होगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से मैं जो उम्मीद नहीं करता था उतनी सफलता मैंने हासिल की। और आगे क्या बनना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूं, और पार्टी जो तय करें उसके लिए मैं हमेशा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करने को पूरी तरह से तैयार रहूँगा। तो आपने सुना पीएल पुनिया साहब को, और निश्चित तौर पर न सिर्फ एक अच्छे ब्यूरोक्रेट, कुशल ब्यूरोक्रेट के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई, बल्कि सियासत में भी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की, बाराबंकी जनपद से शुरुआत की। और बाराबंकी जनपद में जब आप आए सियासत में, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो वहाँ की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, उसको आपने कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत वहाँ मेहनत की आपने। सुबह जल्दी निकलना, फील्ड में लगातार गांव-गांव जाना, लोगों के बीच बने रहना। तो कुशल वक्ता भी हैं पुनिया साहब, इसलिए बहुत से प्रश्नों का ऐसा जवाब देते हैं कि उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन उत्तर के अर्थ जो हैं वो आपको अपने मन में ही समझने होंगे। तो पुनिया साहब ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी अपनी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उनके व्यक्तित्व का किस तरह से सदुपयोग करती है। तो फिर जल्द ही किसी व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात इस कार्यक्रम में कराएंगे। पुनिया साहब को शुभकामनाएं, धन्यवाद, उन्होंने समय दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने जीवन की इस दूसरी पारी में, राजनीतिक पारी में, जो उनका जिस तरह से वो सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, वो देश की, प्रदेश की, जहाँ भी रहेंगे अधिकतम सेवा करेंगे, और संविधान में जो लोक सेवक की मंशा प्रकट की गई है उस पर कार्य करते हुए जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएंगे। धन्यवाद।